हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर एसएसटी टीचर। मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की टीचर हूँ। हम आज आपकी सामाजिक अध्ययन की फर्स्ट बुक हमारे अतीत भाग 1 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने अपनी अपनी बुक परचेज कर ली होंगी। स्टूडेंट्स, आप सभी ने आज मेरे साथ इस बुक को रीड करना है और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं वो बुक्स ले लें और दोबारा से इस वीडियो को देखकर बुक्स को रीड करें। चलिए ये देखिए, आपका फ्रंट पेज इस टाइप्स का होगा इस बुक का। हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 8th क्लास की एसएसटी की पहली बुक हमारे अतीत भाग 1 है। इसका लेसन 1 होगा कैसे, कब और कहाँ। इस लेसन में हम अतीत के बारे में जानेंगे कि अतीत की नॉलेज हमें कैसे, कब और कहाँ, किस प्रकार से मिलती है। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, पहले तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। कुछ समय पहले तक इतिहास तारीखों पर ही बहस करते रहते थे। कुछ समय पहले तक इतिहासकार तारीखों पर ही बहस करते रहते, यानी इतिहासकारों के बीच में बहस हुआ करती थी कि यह तारीख सही है, यह तारीख सही है, इस तरह की तारीख सही है। वही तारीखों को लेकर उनके बीच में काफ़ी बहस छिड़ जाया करती थी। कब कौन राजा बना, कब कौन सा युद्ध हुआ, यदि आप समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का विषय समझा जाता है। युद्ध हुआ आदि। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का विषय समझा जाता है। ये हम सब भी जानते हैं। हम कहते हैं ना, इतिहास पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारी डेट्स होती है। वो डेट्स कई बार मिक्स मैच हो जाती हैं, याद नहीं रहती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब बच्चों हमारी नॉलेज अधूरी होती है, हमारे ज्ञान जो है वो अधूरा होता है। अगर हमें किसी इतिहास के टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज है तो उसकी डेट्स हमें ईजिली याद हो जाती है। तो आज समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का विषय समझा जाता, आम समझ के हिसाब से आपने भी बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, आज भी बहुत लोगों को इतिहास नीरस विषय लगता है। किंतु क्या असल में इतिहास नीरस विषय है? मतलब आपने भी बहुत से लोगों को कहते, अरे इतिहास वो हो, हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, मुझे तो समझ में ही नहीं आती, मुझे तो याद ही नहीं होती। सुना है ना, आपस में कई स्टूडेंट्स ऐसे डिस्कस करते हैं, यार हिस्ट्री तो समझ नहीं आती, याद भी नहीं होती। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा है? नहीं, मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। हिस्ट्री बोरिंग कब होती है? जब हम उसको पूरी तरह से समझते नहीं है। अगर हम उसे समझेंगे तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगेगी और उसकी डेट्स भी इजीली लर्न हो जाएंगी। यह सच है कि इतिहास समय समय पर आने वाले बदलावों की जानकारी देता है, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि अतीत में चीज़ें कैसी थी और उनमें समय के साथ साथ क्या बदलाव हुआ है, ये भी ठीक है। इतिहास से तो हमें पता चलता है कि पहले के समय में, आदिकाल में, प्राचीन समय में हमारे पूर्वज जो थे वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे और उस समय से लेके अब तक के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ठीक है। अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए हम समय का जिक्र करते हैं और पहले और बाद में की बात करते हैं, ठीक है। जब हम अतीत की और वर्तमान की तुलना करते हैं, अतीत यानी जो हमारा समय बीत चुका है, पहले का समय, और वर्तमान जो अभी समय चल रहा है, जब हम इन दोनों समय की तुलना करते हैं तो पहले और बाद में की बात करें। भी पहले तो ऐसा होता था है, बाद में ऐसा होने लगा। अपने आसपास की चीज़ों को देखकर हम ऐतिहासिक सवाल नहीं पूछते। हम रोज़मर्रा की चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। मतलब हम आसपास की चीज़ों को देखकर उनके आदी हो जाते हैं, उनके बारे में कभी सोचते नहीं हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ होगा, कुछ समय पहले इसमें कैसे चेंजेस आए होंगे, क्योंकि हम तो नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ों को देखने के आदी हो जाते हैं और हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं कि कुछ समय पहले यह किस प्रकार से कार्य कर रहा होगा। लेकिन कभी कभी हमारे सामने अचंभे के क्षण भी आ जाते हैं जब हम ऐतिहासिक प्रश्न पूछ बैठते हैं। जैसे चाय के घूंट भरते समय हम सोचते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू होगा। रेलगाड़ी को पटरी पर दौड़ते देखकर हम बाहर झांकते हुए सोचते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले यात्रा किस प्रकार संभव होती होगी। ये बातें कई बार हम लोगों के मन में भी आती है ना। कई बार सोचते हैं चाय बनाते समय या पीते समय सोचते हैं सबसे पहले चाय कब पी गई,
किसने चाय की शुरुआत की? किसने इस प्रकार की शुरुआत की होगी कि चाय पीने से एनर्जी आ जाती है, थोड़ी बहुत बॉडी में थकावट दूर हो जाती है? या जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि ये गेहूं की खोज किसने की? किसने खोज की कि गेहूं के आटा बनेगा और उस आटे से रोटी बनेगी और उससे पेट भरता है? या ऐसा क्यों है कि गेहूं की रोटी खाने से हम कभी बोर नहीं होते और जबकि कोई और चीज़ हम रूटीन में खाते हैं तो उससे बोर हो जाते हैं? तो ऐसी कई बातें हमारे मन में आती हैं, आप लोगों के मन में भी आती होंगी कई बार कि पहिया किसने बनाया, साइकिल कैसे चलती है, ये 2 पहियों का आविष्कार किसने किया? तो ये सारी बातें हमें किससे पता चलती है? ये सारी बातें हमें इतिहास से पता चलती है, जब हम पुराने समय में जाकर उन चीज़ों को सोचते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रश्नों से हम समय के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। समय को हम हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं तोल सकते। कुछ प्रक्रिया ऐसी है जिनके लिए तारीख तय करना कठिन होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक बदलती रहती है। भारत में चाय का सेवन अचानक शुरू नहीं हुआ होगा, उसका स्वाद धीरे धीरे ही लोगों की ज़बान पर चढ़ा होगा। इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी तिथि नहीं बताई जा सकती। राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बता पाना भी संभव नहीं है। यह प्रक्रिया एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में केवल एक अवधि की ही बात की जा सकती है। यदि ऐसा है तो इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? इस जुड़ाव की एक वजह है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पेज नंबर कह सकते हैं 3 है, इस पर जो भी लिखा था वो मैंने आपको रीड किया। इसमें साइड पे आप देखेंगे एक पिक्चर है, इसकी डिटेल नीचे दी हुई है, एक बार वो भी मैं आपको रीड करके बताती हूँ। ये जो चित्र है ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। इसमें क्या है, ब्राह्मण जो है वो ब्रिटानिया को अपने शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा खींचे गए ये पहले नक्शे का आवरण चित्र है। जेम्स रेनेल ने जो पहला नक्शा बनाया था उसका ये पहला आवरण चित्र है। कब बना था ये 1782 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का जिम्मा दिया था। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले सेंड किए हैं, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि भारत को नक्शे बनाने की शुरुआत किसने की थी, सबसे पहला नक्शा किसने बनाया, किसने उसे नक्शे बनाने की जिम्मेदारी दी थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का जिम्मा दिया था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। यानी कि जो क्या कहते हैं, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल जो था वो इस बात को सही मानता था कि भारत के ऊपर अंग्रेजों की विजय होनी चाहिए, क्योंकि भारत में सुधार अंग्रेजों की विजय के द्वारा ही किया जा सकता है। वो इस बात का समर्थक था। तो उसने क्या किया कि भारत पर उसने इस बात के लिए ज़रूरी क्या समझा, नक्शे बनाने को ज़रूरी समझा। उसने कहा कि सारे वृत्तांतों को हम नक्शे के द्वारा, चित्र के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग अपनी इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। इस चित्र में यह दिखाया गया है कि भारतीय लोग जो है अपनी स्वेच्छा से अपने ग्रंथों को ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उसे भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए आने का निमंत्रण दे रहे हो। वो कह रहे हो कि आप आइए और हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा इस लेसन का पहला पेज था, इसे हमने अभी रीड कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अन्य बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों की जानकारी देता था। मतलब पहले के समय में क्या था, अन्य ब्यौरों को, बड़ी घटनाओं को, ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी उनको हम लोग इतिहास समझते थे। ठीक है, यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों की जानकारी देता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, कौन से साल उनसे कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसका विवाह हुआ, कब मरा और उसके बाद किसने शासन संभाला। ऐसी घटनाओं की निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इतिहासों में इन तिथियों का महत्व भी बना रहता है। वर्तमान समय में इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे खेतों में क्या पैदा करते थे और उनका खान पान क्या था। आज के इतिहासकार शहरों, बाजारों, रियासतों के विकास की और भी ध्यान देते हैं और
समाज में होने वाले बदलावों के विषय में भी लिखते हैं। इन विषयों पर भी लिखने लगे हैं। देखिए पहले क्या होता था, इतिहास में क्या होता था कि कौन से राजा का जन्म कब हुआ, कौन से राजा को गद्दी पर बिठाया गया, कब बिठाया गया, उसने कब से कब तक लेकर शासन किया, उसका विवाह कब हुआ, किससे हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसके बाद कौन सा राजा उसने गद्दी पर बैठा। लेकिन समय बदलता गया। जो आजकल के इतिहासकार है तो उसमें वो बता रहा है कि वो बहुत से मुद्दों पर और भी मतलब इस रोज आम लोग जो थे उस इतिहास के समय के, वो किस प्रकार से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, खेतों में क्या पैदा करते थे, किस प्रकार से करते थे, क्या खाते थे, क्या वो कच्चा खाते थे, क्या वो पका के खाते थे, किस प्रकार से पकाते थे, उस समय के शहर कैसे होते थे, बाजार कैसे होते थे। तो आजकल के जो इतिहासकार हैं वो इन सारी बातों के ऊपर भी ध्यान करके इतिहास में ये सब किस प्रकार से होता था इस बारे में भी हमें बताते हैं। अब कौन सी तारीखें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कौन सी तारीखें। हम कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। हम जिन तारीखों के इर्द गिर्द अतीत का ताना बाना बुनते हैं वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, तब वह महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम कुछ विशेष घटनाओं का महत्व देने लगते हैं। जब हम अध्ययन का विषय बदलकर नए मुद्दों पर गौर करने लगते हैं तो ये महत्वपूर्ण तारीखें बदल जाती हैं। मतलब हम कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं कि जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम कोई घटना का ताना बाना बुनते हैं, किसी घटना के बारे में विशेष कर बात करते हैं, तो वो घटना जिस तारीख में जिस समय में घटित होती है तो उस समय की तारीख जो है वो विशेष हो जाती है। इसके लिए हम निम्न उदाहरण ले सकते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में प्रत्येक गवर्नर जनरल के शासनकाल का अपना महत्व है। यानी भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया था उसमें गवर्नर जनरल के शासनकाल का अपना महत्व है कि अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने अंग्रेजी गवर्नर जनरल के शासनकाल का जिक्र ज़्यादा किया है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे। अब आपका पहला क्वेश्चन मैंने एक भेजा था, उसमें देखा था कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था पहला गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटेन के साथ खत्म होते। और हमारा उसका ब्रिटिश शासन का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, इसके साथ खत्म होते। यानी जो अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरलों का जो जिक्र है वो वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर लॉर्ड माउंटबेटन पर खत्म हो जाता है। अलग अलग अध्यायों में हम अन्य गवर्नर जनरलों जैसे हेस्टिंग्स, वेलेजली और बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के विषय में भी जानकारी को प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों के विषय में लिखा होता था। इतिहास की इन किताबों में सभी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के विषय पर भी आधारित होता था, मानो इन लोगों के जीवन में अन्य कोई चीज़ महत्वपूर्ण ही ना हो। यानी ब्रिटिश काल में जो इतिहास लिखा गया उस इतिहास काल में ये जो गवर्नर जनरल रहे या वायसराय रहे, इनके इर्द गिर्द ही सारा इतिहास का ताना बाना बुना गया कि इनके द्वारा जो गतिविधियाँ की गई उनको महत्व दिया गया, उनकी तारीखों को महत्व दिया गया। यानी इन गवर्नर जनरल जो भी रहे जिनका हमें ऊपर नाम हमने पढ़े, आगे और भी पढ़ेंगे इन लेसन में, इनकी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने किस समय कौन सी घटना को अंजाम दिया। तो जो इतिहास था वो इस समय का, ब्रिटिश शासन के समय का, वो इन गवर्नर जनरल की गतिविधियों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इनकी जो गतिविधियों की तारीखें थी उनको महत्व दिया गया। इस चित्र में आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये जो चित्र है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था जो 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इतिहास की पुस्तकों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके शानदार व्यक्तित्व को उभारा जाता था। जो इतिहास, उस समय का इतिहास जो लिखा गया उसमें इन गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं के बारे में महत्वपूर्ण रूप से बताया गया। क्या इस दौर का इतिहास अलग ढंग से नहीं लिखा जा सकता था? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? यानी कि जो भी इनका इतिहास लिखा गया, इन्होंने कौन कौन से कारनामे किए, कौन कौन सी गतिविधियों को अंजाम दिया, तो उसको जब हम पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि उस समय भारतीय समाज जो में कौन कौन से बदलाव आ रहे थे, भारतीय समूहों में कौन कौन से बदलाव आ रहे थे, तो हम उस समय के भारतीय इतिहास के बारे में भी जान सकेंगे।
हम इतिहास या किसी कहानी को टुकड़ों या अध्यायों में बांटकर क्यों लिखते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि प्रत्येक अध्याय में सामंजस्य बिठाया जा सके और कहानी को आसानी से समझा जा सके और यह याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में सिर्फ उन घटनाओं पर जोर दिया जाता है जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता रहता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों का कोई महत्व नहीं होता। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। यानी कि अब तक जो तिथियां महत्वपूर्ण थी उनका कोई महत्व नहीं रहेगा और अब हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यानी जो पहले वाला समय था वो गवर्नर जनरल से रिलेटेड तिथियों से था कि उनके द्वारा जो जो गतिविधियां की गई उससे रिलेटेड था, लेकिन अब जो आएगा, अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई तिथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पहले लेसन के 2 पेजेस रीड करा दिए हैं। आपने मेरी वीडियो के साथ साथ ही इन पेजेस को रीड करना है और समझना है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इससे पहले सेंड किए हैं। एक आप अपनी फेयर कॉपी बना लीजिएगा और उसमें आप मोटी नोटबुक बनाएंगे तो उसके 4 पार्ट करके, जैसे आप देखेंगे 4 बुक्स आएंगी बाज़ार से, तो उनके 4 पार्टों में अपनी नोटबुक को डिवाइड करके और आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आप मेरे होमवर्क देने के साथ साथ आपने अपना होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद मैं आपके टेस्ट स्टार्ट करूँगी, फिर देखूँगी किस किस बच्चे ने याद किया या नहीं किया। और जिन्होंने भी अभी अपनी बुक्स परचेज़ नहीं किए, जल्द से जल्द वो अपनी बुक्स ले लें ताकि जैसे जैसे होमवर्क आता जा रहा है वो लेसन को रीड कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने ये लेसन 1 के 2 पेजेस को रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।